हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोलन नोट्स। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस डिस्कस किया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का लीगल रिकॉग्निशन, उसका रिटेंशन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का ऑडिट और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के लिए रूल बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर मिली है वो डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम चैप्टर 4 यानी एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट और डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर नंबर 4 में सेक्शन 11 है एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या तो ओरिजिनेटर के थ्रू सेंड होना चाहिए। अब ओरिजिनेटर की डेफिनेशन हमने डेफिनेशन वाले वीडियो में पढ़ी थी, तो या तो ओरिजिनेटर है वो सेंड करेगा या उसने अपने बिहाफ पे किसी को ऑथोराइज किया है वो सेंड करेगा। इसके अलावा ओरिजिनेटर अपने बिहाफ पे किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑटोमेटिकली ऑपरेट करने के लिए प्रोग्राम किया है, तो उसके थ्रू भी सेंड किया गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वैलिड माना जाएगा। इन शॉर्ट, या तो ओरिजिनेटर ने खुद सेंड किया हो या अपने बिहाफ पे किसी को ऑथोराइज किया हो या किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑथोराइज किया है या प्रोग्राम किया है जो उसके बिहाफ पे सेंड कर सके, तो उसे हम वैलिड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मानेंगे। अब हमने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेंड तो कर दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एड्रेसी को मिला है या नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा। एड्रेसी की डेफिनेशन हमने डेफिनेशन वाली वीडियो में पढ़ी थी, मतलब जिसको हम कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेंड करते हैं वो एड्रेसी है। तो एड्रेसी हमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रिसीट का एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। तो सेक्शन 12 बोलता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट, यानी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स रिसीव हो जाने पे एड्रेसी किसी भी तरह ओरिजिनेटर को ये कम्युनिकेट करेगा कि उसको वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मिल गया है। अब ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तो हमने सेंड कर दिया और एड्रेसी को मिल भी गया, और एड्रेसी ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रिसीट के एक्नॉलेजमेंट भी हमें भेज दिया, यानी ओरिजिनेटर को, पर ओरिजिनेटर को वो मिला ही नहीं है। तो उस केस में जब एक्नॉलेजमेंट की रिसीविंग हुई ही नहीं है तो ओरिजिनेटर ये मान लेता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेंड ही नहीं हुआ। अब एड्रेसी ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रिसीप्ट की एक्नॉलेजमेंट तो भेज दी, पर उसे कैसे पता चलेगा कि ओरिजिनेटर को मिला है या नहीं। उस केस में ओरिजिनेटर एड्रेसी को नोटिफाई कर देगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेंड नहीं हुआ है। नाउ सेक्शन 13 बोलता है टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड रिसीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के डिस्पैच और रिसीव होने का टाइम और प्लेस। अब डिस्पैच का क्या मतलब होता है? डिस्पैच का मतलब होता है भेजना। अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिस्पैच हो गया है या नहीं ये हम कब मानेंगे? ये हम तभी मानेंगे जब वो कंप्यूटर रिसोर्स में है और ओरिजिनेटर के कंट्रोल से बाहर है, यानी जब तक वो ओरिजिनेटर के पास है, उसके कंट्रोल में है, तब तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिस्पैच नहीं हुआ है, और जब उसके कंट्रोल से बाहर है तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिस्पैच हो गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जहाँ रिसीव हुआ है उसका टाइम और प्लेस कैसे पता करेंगे? तो अगर एड्रेसी ने पहले ही किसी कंप्यूटर रिसोर्स को ऑथराइज कर दिया है तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब उस कंप्यूटर रिसोर्स में रिसीव होगा वो टाइम हम मानेंगे टाइम ऑफ रिसीट का। लेकिन इन केस अगर एड्रेसी ने किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर रिसोर्स को अलॉट नहीं किया है या ऑथराइज नहीं किया है, उस केस में जब तक एड्रेसी उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रिट्रीव नहीं कर लेता तब तक हम नहीं मानेंगे कि उसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मिला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप एड्रेसी हैं और आपके ईमेल अकाउंट पे मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेंड कर दिया और वो ईमेल अकाउंट आपका एक पर्टिकुलर सिस्टम में हमेशा लॉग्ड इन है, तो जब वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उस सिस्टम में रिसीव होगा उस सिस्टम के टाइम को हम टाइम ऑफ रिसीट बोलेंगे। बट इन केस अगर आपका ईमेल अकाउंट लॉग्ड इन ही नहीं है तो जब भी आप ईमेल अकाउंट को लॉग इन करेंगे और जब भी आपको वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दिखेगा या जब आप रिट्रीव करोगे उस टाइम को हम मानेंगे कि वो टाइम ऑफ रिसीट है। ये तो बात हो गई टाइम की। अब हम प्लेस की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहाँ से आया है और कहाँ भेजा गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एक ओरिजिनेटर भेज रहा है, ओरिजिनेटर जहाँ से भेज रहा है वो है प्लेस ऑफ डिस्पैच। तो इन जनरल जो ओरिजिनेटर है उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उसको हम प्लेस ऑफ डिस्पैच मानेंगे। सिमिलरली जहाँ रिसीव हो रहा है एड्रेसी को तो उसके प्लेस ऑफ बिजनेस को हम प्लेस ऑफ रिसीविंग मानेंगे।
अब ऐसा भी हो सकता है कि जो अलॉटेड कंप्यूटर रिसोर्स है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भेजा गया है वो अलग हो प्लेस ऑफ बिजनेस से। तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो उस केस में एक टर्म आता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कितने भी प्लेसेस ऑफ बिजनेस हो एड्रेसी या ओरिजिनेटर के, बट जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा जिसे एड्रेसी या ओरिजिनेटर ने पहले ही मेंशन किया होगा, उसको आप एक तरह से हेड ऑफिस भी बोल सकते हैं, उसको हम एक्चुअली प्लेस ऑफ रिसीट या प्लेस ऑफ डिस्पैच मानेंगे। अब नेक्स्ट केस ये भी हो सकता है कि उनका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस ही ना हो, तो उस केस में जो उनके यूजुअल घर का एड्रेस है या प्लेस ऑफ रेसिडेंस है जो उन्होंने पहले से ही रजिस्टर करा रखी हैं, उसको हम मानेंगे प्लेस ऑफ बिजनेस। तो अब समराइज कर लेते हैं कि डिस्पैच कब होगा? जब वो जो सेंड कर रहे हैं यानी ओरिजिनेटर के कंट्रोल से बाहर होगा। और टाइम की बात करें तो अगर कोई पर्टिकुलर कंप्यूटर रिसोर्स अलॉटेड है उसमें रिसीविंग होने का टाइम होगा टाइम ऑफ रिसीट। अदरवाइज जब भी एड्रेसी उस रिकॉर्ड को रिट्रीव करेगा तब वो होगा टाइम ऑफ रिसीट। और प्लेस की बात करें तो यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस को हम प्लेस ऑफ डिस्पैच या प्लेस ऑफ रिसीट मान लेंगे। अदरवाइज जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा उसको मानेंगे। और अगर प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस को हम प्लेस ऑफ डिस्पैच या प्लेस ऑफ रिसीट मान लेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4, एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। For further video, stay tuned. Till then, take care and bye-bye.